Explain that salts are ionic compounds formed due to electrostatic attraction between oppositely charged ions in which the positive ions come from bases and negative ions come from acids. So हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 6 अपनी केमिस्ट्री की एनबीएफ बुक से, दैट इज सॉल्ट्स। और हम लोग जो फेडरल बोर्ड ने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, या ये चैप्टर जिन एसएलओस के अकॉर्डिंग बना हुआ है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 से, जो एसएलओस हैं जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड में पेपर आना है, और ये बुक उसके उनसे बनाई गई है, उन एसएलओस को हम लोग इस वीडियो में देखते जाएंगे। तमाम के तमाम एसएलओस जो इस चैप्टर के अंदर जिनको एक्सप्लेन किया गया है उनको हम लोग देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे जैसे हम लोग इस सीरीज़ में कर रहे हैं। ओके, सो ये मैंने अभी आपके सामने पहला एसएलओ पढ़ा है। तो इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन है सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? ओके, सॉल्ट्स मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, वो चैप्टर का नाम था, ये टॉपिक का नाम है। तो सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास, हम जो आमतौर पे सॉल्ट जिसको हम सॉल्ट समझते हैं, स्टेबल सॉल्ट, इसके बारे में तो हमने बहुत बार सुना होगा। जो आम नमक हमारे घरों में होती है, सॉल्ट की उर्दू में ट्रांसलेशन है नमक। टेबल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट, ये हमने सुना होगा। तो ये जो नमक हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो तो टेबल सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट्स क्या हैं? तो सॉल्ट की सिर्फ एक किस्म है टेबल सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट्स एक फुल क्लास ऑफ सब्सटेंसेस का नाम है। मतलब एक पूरी क्लास है सब्सटेंसेस जिसके अंदर ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं। उनके अंदर से एक सब्सटेंस जो कॉमन है, टेबल सॉल्ट, जो हम आमतौर पर अपनी टेबल पर यूज़ करते हैं। सो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? सॉल्ट की जो बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन, कई सारी डेफिनेशन होती हैं, जो सिंपल तरीके से डेफिनेशन है, जो एसएलओ भी आपसे डिमांड कर रहा है, वो ये है कि सॉल्ट जब भी एक एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो जो आपके पास सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्ट। सॉल्ट की असल डेफिनेशन ये है। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, जिनको नहीं पता, ये आपने 9th में पढ़ी होगी। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो एक तो वो चीज़ फॉर्म करते हैं वाटर। ओके, ये तो उनकी कंडीशन है, यानी वाटर वो फॉर्म करते ही करते हैं। इसके साथ वो कुछ सब्सटेंस, एक और सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, ओके, प्लस सम सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हमने नाम दिया है क्योंकि ये हमने इसको खुद नाम दिया है, हम इसको कहते हैं सॉल्ट। तो वो जो सब्सटेंस एसिड और बेस फॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट्स आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स तो नहीं होते हैं। उनमें से एक जो है आपके पास, एक आपके पास पॉजिटिव आयन होता है और एक आपके पास जो है उनमें से नेगेटिव आयन होता है, राइट। सो ये आपके पास सोडियम फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, मतलब मिलाकर एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास वो आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सोडियम का पॉजिटिव आयन, ये आपके पास क्लोरीन का पॉजिटिव आयन, माइनस आयन, तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन ये कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, या एक आयोनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से हो रही हैं। ये सो कहता है कि आयोनिक कंपाउंड्स formed due to electrostatic attraction between oppositely charged ions, in which the positive ions come from the bases and negative ions come from acids. So right, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो कोई एसिड लें जिसके अंदर आपके पास जो है, अगर आप देखें तो जो नेगेटिव आयन है वो एसिड से आ रहा है, तो जिसके अंदर क्लोरीन आपके पास हो वो वाला आप एसिड लें, दैट इज बहुत ही पॉपुलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl लें, प्लस कोई ऐसी बेस ले लें जिसमें सोडियम मौजूद, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास क्या फॉर्म होगा? एक तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा वाटर, H2O, H और O। बाकी जो बचता है दैट विल बी NaCl, सोडियम यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से, राइट। तो सॉल्ट्स के अंदर आपके पास जो पॉजिटिव आयंस आते हैं वो आते हैं आपके पास आपकी बेसिस से, और जो नेगेटिव आयंस आते हैं वो आते हैं आपके पास आपकी एसिड से, राइट। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है सॉल्ट्स की। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई एट STP या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्ट्स और सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट कॉमनली आपको बताया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। तो इस आम यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो आम आप लोग सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड्स क्यों होते हैं? यही आपका एसएलओ डिमांड कर रहा है कि वाई एट STP सॉल्ट्स आर सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्यों होते हैं? सॉल्ट्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट इतने हाई क्यों होते हैं? जब उनको गर्म करते हैं तो इतनी देर बाद वो लिक्विड में क्यों ट्रांसफॉर्म होते हैं? फॉर एग्जाम्पल नमक, जो आम नमक है टेबल सॉल्ट, वो तो सॉलिड ही है, कभी आपने उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा होगा। आप उसको जलाते भी जाएँ, खाने में डालें, वो बहुत देर बाद जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। सॉल्ट जैसे हमने देखा उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से वो फॉर्म हुए हैं बिटवीन अ पॉजिटिव आयन जो कि बेस से आया है एंड अ नेगेटिव आयन जो कि एसिड से आया है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ग्रेविटी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपने इनको मेल्ट करना है या इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपको इन दोनों को दूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड ये सॉलिड में इस तरह होते हैं, जबकि लिक्विड में ये इस तरह होते हैं। लिक्विड में ये टूट चुके होते हैं और अब फ्रीली मूव कर रहे होते हैं आयंस। तो अगर आपने इनको इस फॉर्म में लेके जाना है, आपको बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये अट्रैक्शन इनको जाने नहीं देती। तो इसी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तो इतनी एनर्जी मौजूद नहीं, जो एनर्जी है वो टेम्परेचर से आती है।
और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑफ कोर्स एनर्जी और वैसे प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उससे वो सॉलिड रहेगा। तो प्रेशर आपको काफ़ी कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर की तो इतनी बात नहीं हम करते क्योंकि हमें टेम्परेचर ही बढ़ाना है। तो टेम्परेचर से मेन एनर्जी आ रही है एंड आपको टेम्परेचर इतने कम टेम्परेचर पर तो ये ऑलमोस्ट सॉलिड से रहेंगे, यानी तकरीबन तमाम सॉलिड रहेंगे क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतने कम टेम्परेचर से नहीं ओवरकम की जा सकती। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जब आप इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे देन यस दे विल ब्रेक अपार्ट इनटू लिक्विड, लेकिन इसके लिए आपको बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो यही रीज़न है कि एसटीपी सॉल्ट्स जो हैं यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो सॉल्ट्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब दैट अंडर नॉर्मल कंडीशंस आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स विद लैटिस स्ट्रक्चर्स। सॉलिड वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशंस पर स्टैंडर्ड या रूम टेम्परेचर्स पर वो सॉलिड्स होते हैं आमतौर पर विद लैटिस स्ट्रक्चर्स। लैटिस स्ट्रक्चर्स का से क्या मुराद है? तो लैटिस से मुराद आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, उनके साथ ये होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव आयन था, इसके साथ आपके साथ एक जुड़ा एक नेगेटिव आयन, ओके। लेकिन तो ये जो होल है मैं इसको एक सर्कल बनाऊंगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड था, तो आपके पास इधर एक सोडियम का आयन था पॉजिटिव, इधर आपके साथ ये जुड़ गया विद क्लोरीन आयन। ऑफ कोर्स ये डंडी नहीं होगी, मैं तो वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन यही सोडियम का आयन इधर भी जुड़ जाएगा विद क्लोरीन आयन, राइट, क्योंकि इधर से भी अट्रैक्ट होगा एक और क्लोरीन से, ये क्लोरीन ऊपर जुड़ जाएगा विद अनदर सोडियम, और ये जो सोडियम है इधर जुड़ा होगा विद अनदर क्लोरीन, और ये क्लोरीन जो है जुड़ा होगा विद अनदर सोडियम, ये सोडियम नीचे जुड़ा होगा विद अनदर क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन है ये जुड़ा होगा विद अनदर सोडियम, ये सोडियम जुड़ा होगा विद दिस क्लोरीन आल्सो। तो ये हर तरफ से एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अ लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि पहले तो सिर्फ एक में ही इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग थी, अब तो हर तरफ से इनको घेरा हुआ है। तो सॉल्ट्स आमतौर पर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं क्योंकि वो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो तो हर आयन अपने ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इस फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। इस फॉर्म में वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा हाई हैं, इनको ब्रेक करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो आमतौर पर सॉलिड्स होते हैं। अगर आपने इनको लिक्विड्स में कन्वर्ट करना है, आपको ये तमाम लैटिस बॉन्ड्स आयोनिक बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और इनको फ्री करना पड़ेगा, इधर उधर फिरते हैं, और उसके लिए बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो सॉल्ट्स की खास बात ये भी है, ये लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं एक, और ये होगा भी 3D। मैंने अभी सिर्फ 2D बनाया है, ये क्लोरीन पीछे 3D में एक सोडियम से जुड़ा होगा। तो ये सिर्फ इस तरह नहीं होगा, ये आपके पास पीछे 3D में होगा, एक पूरा क्यूब बना देंगे वो लैटिस स्ट्रक्चर्स का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास स्ट्रक्चर होता है सॉल्ट्स का। एक्सप्लेन why the molten and aqueous solution of salts are good conductors of electricity by making reference to the idea of mobile ions. So यहाँ पर आपके पास क्या बात हो रही है? हमने देखा अपने लैटिस स्ट्रक्चर को अपने सॉल्ट्स के यहाँ जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो क्या सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड नमक, तो बहुत ही क्लियर बात है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बहुत बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन सॉलिड फॉर्म। क्यों? क्योंकि वो एक लैटिस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, वो तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना है। तो आपको पता होगा फ्रॉम फिजिक्स जो हमने चैप्टर किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो करने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, या फिर इवन आपको चार्ज की ज़रूरत है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो चलें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई आपके पास चार्ज तो मौजूद हो ना कि इधर उधर जो घूम सके, तो उससे आपके पास करंट पास हो जाएगा। तो आपके पास तो कोई ऐसा चार्ज ही नहीं जो घूम सके। जो आपके पास ये आयन थे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये तो आपके पास फिक्स्ड हैं लैटिस स्ट्रक्चर में, वो लैटिस स्ट्रक्चर तो इनको हिलने नहीं देता, तो ये कैसे मूव करेंगे? सो सॉलिड फॉर्म में ये बहुत बैड कंडक्टर है। बट इफ़ वी कन्वर्ट देम टू मोल्टन स्टेट, मोल्टन मीन इन लिक्विड, यानी मोल्टन मीन्स इन लिक्विड, यानी कि हम लोग इसको मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएं और फिर उसके आयंस टूट जाएं और वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो व्हेन वी ब्रेक द आयंस, व्हेन वी ब्रेक द आयनिक बॉन्ड्स ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर्स, वी से दैट द सॉल्ट इज़ नाउ इन मोल्टन स्टेट। तो हमारे पास जो मोल्टन स्टेट में सॉल्ट है, या आप दूसरे बात में लिक्विड स्टेट में, ये काफ़ी गुड कंडक्टर है। क्यों का काफ़ी गुड कंडक्टर है? क्योंकि इसके अंदर नाउ दीज आयंस कैन मूव। पहले तो ये फिक्स थे बट नाउ दे कैन मूव। सोडियम इधर जाएगा, क्लोरीन, मतलब ये अब इजीली मूव कर सकते हैं। पहले तो फिक्स थे आयंस, लेकिन अब आयंस मोबाइल हो चुके हैं। मोबाइल या मोबल, इनका मतलब होता है कि आयंस अब मूव कर सकते हैं, मूव करने के काबिल हैं। तो आयंस आर नाउ मोबाइल, सो दे कैन मूव, और करंट के साथ आयंस मूव करेंगे, और करंट है ही चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी है ही चार्ज का फ्लो, आयंस का फ्लो, तो क्लियरली मोल्टन फॉर्म जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी फॉर्म है दैट इज एक्वस फॉर्म, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही लिक्विड्स हैं, लेकिन मोल्टन फॉर्म में ये है कि ये बिल्कुल प्योर NaCl है। आपने NaCl को एक्चुअली में इतने हाई टेम्परेचर्स पर लेकर गए और फिर आपने इसको तोड़ा,
लेकिन इससे एक ईजी तरीका ये है कि आप इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, आप इसको मिक्स कर दें पानी में। एक्वस फॉर्म होता है इन वाटर। तो आप नमक को पानी में मिक्स कर दें, क्या वो लिक्विड नहीं बन जाता? तो बिल्कुल, पानी में अगर आप नमक को मिक्स कर दें वो लिक्विड बन जाता है, लेकिन क्या उसके लिए इतने हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? तो बिल्कुल नहीं। वो पानी उनको तोड़ देता है, पानी उसके आयंस को मोबाइल कर देता है। तो हमने उसको मेल्ट तो नहीं किया, इसलिए वो मोल्टन तो नहीं, लेकिन वो एक्वस बन गया है, तो इसके अंदर मोबाइल आयंस हो जाएंगे। या Na और Cl अब मूव कर सकेंगे क्योंकि वाटर इर्द गिर्द है, तो उसने इन लैटिस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। तो ये दोनों आकाश गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं को तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने आपको बताया था वो सब्सटेंसेस जो जब पानी के अंदर जाते हैं तो अपने आयंस में टूट जाते हैं, या फिर इवन मोल्टन फॉर्म में अपने आयंस में टूट जाते हैं और करंट को फ्लो करने देते हैं। याद होगा आपको हमने मोल्टन और एक्वस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। ओके, सो यस, हमें बताना था कि क्यों मोल्टन और एक्वस जो सॉल्यूशंस हैं सॉल्ट्स के, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मेकिंग रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ मोबाइल आयंस के। मोबाइल आयंस का एक आइडिया है जिसकी वजह से हम ये रीज़न बताते हैं कि क्यों मोबाइल मोल्टन और एक्वस फॉर्म में जो सॉल्ट्स हैं दे विल बी गुड कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एसएलओ। नेक्स्ट है आपके पास एसएलओ काफ़ी मज़े का। डिस्क्राइब द जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स फॉर सॉल्ट्स, दीज आर। तो ये उन्होंने आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं आपके एसएलओ में, जिनको आपको याद करना पड़ेगा सॉल्ट्स के हवाले से। और ये सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं, इनका क्या मतलब है? तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इनमें हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है रूम और स्टैंडर्ड पर, बट करीब करीब हैं। इनके जो जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं, इनसे ये मुराद है कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट है और वो नॉर्मल कंडीशंस में, क्या वो पानी में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये तो एक अच्छा, ये एक सॉल्यूबल सॉल्ट है, राइट? क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व करता है। आपने बहुत बार नमक को पानी में मिक्स किया होगा, वो तो आराम से मिक्स हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि आप पानी में नमक को मिक्स करें लेकिन नमक मिक्स ही ना हो? तो नमक तो मिक्स हो जाता है। लेकिन ऐसे भी आपके पास सॉल्ट्स होंगे जो कि आपके पास नमक के अंदर मिक्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है लेड क्लोराइड, PbCl2। क्या ये पानी के अंदर आपने कभी मिक्स होते देखा है? तो ये शायद आपने कभी देखा नहीं हो, लेकिन ये भी एक सॉल्ट है, ये पानी में मिक्स नहीं होता। इसको आप जो मर्जी कर लें, ये पानी में मिक्स ही नहीं होता। तो ये एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। तो हमने कुछ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल्स बता दिए, क्योंकि अब अगर हम अलग अलग से याद रखने लग गए कि सोडियम क्लोराइड तो डिज़ोल्व करेगा, लेड क्लोराइड डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा सॉल्ट्स को हम कैसे याद रखेंगे? तो हमने कुछ जनरल, ये है, हो सकता है कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी आ जाए, लेकिन जनरल के आम तौर पर ये सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं कि जिन सब्सटेंसेज में ये चीज़ होगी वो डिज़ोल्व होंगे। अब इसका रीज़न इतना बताना इतना सिंपल नहीं है, सिंपली आपको इस स्टेज पर याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कुछ जनरल रूल बताना है कि इसके मुताबिक सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होंगे। आपको हर कोई ना याद रखना पड़ जाए कि ये डिज़ोल्व होगा, ये नहीं डिज़ोल्व होगा। तो ये वो रूल्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है, सोडियम नाइट्रेट पोटाशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। तो बहुत ही सिंपल रूल है कि जिस भी सॉल्ट में आपके पास सोडियम आयन होगा, आपके पास नाइट्रेट आयन होगा। नाइट्रेट है NO3 माइनस आयन, सोडियम है Na प्लस आयन, पोटाशियम है K प्लस आयन, अमोनियम है NH4 माइनस 2 आयन। तो ये जिनमें भी, और वन वन थिंग, दिस इज नॉट माइनस 2, दिस इज, मैं तो अभी भी देखा, मैंने कंफ्यूज कर दिया, दिस इज प्लस आई थिंक 1, यस। सो NH4 प्लस 1, सॉरी, NH4 प्लस हम इसको कहते हैं सिंपली, दिस इज पॉजिटिव आयन। एनीवेज, ये जितने भी जिन सॉल्ट्स में ये आयन होंगे वो तमाम के तमाम सॉल्युबल होंगे। बहुत सिंपल रूल है। हमारे पास सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, क्या ये सॉल्युबल है? क्या इसमें आपके पास सोडियम का आयन मौजूद है? तो यस, दिस इज सॉल्युबल। आपके पास सॉल्ट है पोटाशियम क्लोराइड, क्या ये सॉल्युबल है? यस, हमें रूल पता है, यस दिस इज सॉल्युबल। आपके पास एक सॉल्ट है जो नाइट्रेट इज अ नेगेटिव आयन, तो ये इस साइड पर होगा। तो आपके पास एक सॉल्ट है मे बी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, क्या ये सॉल्युबल है? तो यस दिस इज सॉल्युबल, क्योंकि उसमें नाइट्रेट मौजूद है। हालांकि ये डबल सॉल्युबल तो नहीं होगी, लेकिन डबल रूल्स अप्लाई होते हैं, सोडियम भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल मैं सोडियम नहीं लगाता, मैं कुछ और लगाता हूँ यहाँ पर। सो मे बी मैं यहाँ पर लगाता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट, राइट? कैल्शियम नाइट्रेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला? कैल्शियम क्योंकि +2 है, तो ये NO3 यहाँ पर एक 2 आ जाता है। क्या ये सॉल्युबल है? यस, इसके अंदर हमारे पास नाइट्रेट आयन मौजूद है, तो दिस इज सॉल्युबल। फिर हमारे पास है फाइनली अमोनियम सॉल्ट, जिनके अंदर अमोनियम आयन होंगे, वो भी सॉल्युबल होंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास है अमोनियम नाइट्रेट, मैं करता कि नाइट्रेट पे आ जाता है, अमोनियम क्लोराइड करते हैं, NH4, अमोनियम जो आपके पास क्लोराइड है, सिंथेसिस प्लस, और क्लोरीन भी माइनस है, तो सिंपली ये इस तरह से हो जाता है आपके पास अमोनियम क्लोराइड की सॉल्ट। क्या ये सॉल्युबल है? सो यस, दिस इज सॉल्युबल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अमोनियम आयन मौजूद है। आपके पास है अमोनियम सल्फेट, सल्फेट क्योंकि प्लस सल्फेट -2 है, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो कैंसिल तो होंगे नहीं, सल्फेट इधर कुछ भी नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर इसका 1 है, +1 है।
क्या ये आपके पास सॉल्यूबल है? यस, जिसके अंदर आपके पास अमोनियम आयंस मौजूद हैं, दिस इज सॉल्यूबल। तो ये आपके पास रूल है, बहुत ही ईजी रूल है कोई भी सॉल्ट बताने का कि क्या वो सॉल्यूबल है या नहीं। नेक्स्ट रूल है क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। अब ये सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम और अमोनियम तो हर हाल में सॉल्यूबल थे। क्लोराइड जिनके अंदर आपके पास ये क्लोरीन आयंस होंगे Cl माइनस वाले, ये वाले क्लोराइड्स, ये दोनों क्लोराइड्स हैं, ये भी सॉल्यूबल होंगे। सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं आपके पास एंड दोज आर लेड एंड सिल्वर। लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड आपके पास जो है वो नहीं होगा सॉल्यूबल, लेकिन बाकी तमाम क्लोराइड्स आपके पास सॉल्यूबल होंगे। आपके पास क्या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल है? यस, इसके अंदर आपके पास क्लोरीन मौजूद है, हालांकि सोडियम मौजूद है, आप डबल बता सकते हैं। क्या आपके पास पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूबल है? यस। क्या आपके पास अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूबल है? यस। लेकिन क्या आपके पास लेड क्लोराइड यानी PbCl2 सॉल्यूबल है? नो, दिस इज नॉट सॉल्यूबल, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन थी, ये लेड और दूसरी सिल्वर की। क्या आपके पास AgCl सॉल्यूबल है? नो नो नो, दिस इज नॉट सॉल्यूबल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सिल्वर आ जाता है और आपके पास जो सिल्वर है वो एक एक्सेप्शन है कि वो आपके पास कभी भी सॉल्यूबल नहीं होगा। सो यस, इसके बाद आपके पास ओके नेक्स्ट आपके पास रूल, तो ये दो रूल्स थे, इनको याद करना मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत सिंपल है, आप दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। कार्बोनेट्स आर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम। कार्बोनेट्स जितने भी होंगे, कार्बोनेट कौन से हैं? कार्बोनेट इज दिस आयन CO3-2, राइट। ये वाला जो आयन जिसमें भी होगा ना मौजूद CO3- आयन का, दिस इज अ कार्बोनेट आयन। आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, आपने सुना होगा दूसरे कार्बोनेट से, दिस इज ये जो CO3-2 आयन है, दिस इज अ कार्बोनेट आयन। जिन भी सॉल्ट्स में अब कार्बोनेट्स की भी कई सारी सॉल्ट मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा कैसे एसिड और बेस आपके पास एक कार्बोनेट की सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। मैं एक बेस लेता हूँ NaOH, लेकिन कार्बोनेट्स को फॉर्म करने के लिए मुझे हमेशा एक ही एसिड लेना पड़ेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड या H2CO3। तो ये जो आपके पास खास एसिड है कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज द बेस, ये तो कोई भी ले लें, वो आपके पास ये कार्बोनेट्स की सॉल्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक यहाँ पर मैं एक 2 लगा सकता हूँ और उसके बाद यस। तो अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये बनती है सॉल्ट Na2CO3, राइट। ये -2 है, यहाँ पॉजिटिव बनता तो यहाँ पर आकर 2 हो जाएगा। ये वैसे आपको शायद पता ही हो, ये आपने पढ़ा होगा 9th में कि अगर आप दो आयंस का एक बनाने लगे हैं कॉम्पाउंड, तो ये वाला उधर चला जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, अगर तो सेम है फिर तो कैंसिल हो जाता है, सेम नहीं है और इनके साथ माइनस का साइन पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से होगा, 1 को आप नहीं लिखते, तो इस तरीके से आप इसका कॉम्पाउंड बनाते हैं। ये तो हमने 9th में पढ़ा होगा। तो यस, ये आपके पास आपका सब्सटेंस बन गया है सोडियम कार्बोनेट। ये सॉल्ट है क्योंकि एसिड और बेस से बनी है, बाकी आपके पास वाटर बन जाएगा, राइट। बाकी आपके पास जो कुछ भी बचा है उससे आपके पास जो है वो वाटर बन जाएगा और यस इसके साथ आपको उसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 लगा सकते हैं। बट एनीवेज ये मैंने आपको बस एक करके दिखाया है कि कैसे कार्बोनेट सॉल्ट है। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए कि ये सब सॉल्ट्स थे, ये तो मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा। इनकी तो रिएक्शन मैंने आपको क्लोरीन की भी दिखा दी, इन सब की भी आप रिएक्शन देख सकते हैं एसिड और बेस की। कार्बोनेट्स के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता था, बट कार्बोनेट्स आर ऑल्सो सॉल्ट, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं। उनके साथ अगर आप किसी बेस को रिएक्ट करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपके पास एक सॉल्ट फॉर्म होती है। बट इन सॉल्ट्स के बारे में क्या रूल है? तो कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, जिस तरह हमने पहले देखे कि वो सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट्स जिस भी सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट होगा वो इनसॉल्युबल होगा। हाँ, 3 एक्सेप्शन हैं आपके पास, वो है सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम की। तो हमने देखा था कि जिनके अंदर भी सोडियम होगा, जिनके अंदर भी पोटेशियम होगा, जिनके अंदर भी अमोनियम, वो तो हर हाल में सॉल्युबल है। तो उनके साथ कार्बोनेट आ जाए वो तब भी सॉल्युबल है। तो कार्बोनेट वैसे तो इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर ये 3 आ जाएं तो फिर वो इनसॉल्युबल है। वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, इसके अंदर इन्होंने इनको शामिल क्यों नहीं किया? नाइट्रेट को शामिल क्यों नहीं किया और क्लोरीन को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि असूलन तो नाइट्रेट के अंदर जो कार्बोनेट आ जाए वो भी आपके पास जो है वो सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमेशा सॉल्युबल है। और क्लोरीन के साथ तो सिर्फ ये दो एक्सेप्शन थे, उन्होंने कार्बोनेट सेक्शन नहीं लिखी, तो फिर तो ये भी सॉल्युबल होना चाहिए। नहीं, असल में आप नोट करें तो कार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है और नाइट्रेट और क्लोरीन भी नेगेटिव आयंस है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या ऐसा सॉल्ट पॉसिबल है जिसमें दोनों नेगेटिव हो जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सॉल्ट ही पॉसिबल नहीं जिसमें क्लोरीन हो उसके साथ कार्बोनेट हो, या जिसमें नाइट्रेट हो उसके साथ कार्बोनेट हो। सॉल्ट सिर्फ वो पॉसिबल हैं जिनके अंदर पॉजिटिव आयंस हो, जो कि आपके पास ये 3 है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इन तीनों के अलावा जितने भी कार्बोनेट्स होंगे वो आपके पास सॉल्यूबल नहीं होंगे। आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, क्या ये सॉल्यूबल है? यस, हालांकि इसके अंदर कार्बोनेट है लेकिन इसके साथ तो सोडियम भी आ जाता है, तो दिस इज सॉल्यूबल। आपके पास है पोटाशियम कार्बोनेट, क्या ये सॉल्यूबल है? यस, हालांकि कार्बोनेट जो है वो सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन चूंकि इसके अंदर सॉलिड से आपके पास कार्बोनेट आ गया है तो फिर ये सॉल्यूबल होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये आपके पास सॉल्यूबल है? नो, दिस इज नॉट सॉल्यूबल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कार्बोनेट मौजूद है और कैल्शियम इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो इस तरीके से ये बहुत एक सिंपल और इजी रूल था। फाइनल रूल है आपके पास हाइड्रोक्साइड्स, जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं वो इनसॉल्यूबल हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, कैल्शियम।
हाइड्रोक्साइड्स कौन से हैं? हाइड्रोक्साइड्स आर OH माइनस साइंस। अगेन ये माइनस साइंस है, इसके साथ आप उन्होंने कैल्शियम और उन्होंने ये क्या नाम था, नाइट्रेट और क्लोराइन क्लोरीन को इंक्लूड नहीं किया। बट हाइड्रोक्साइड तमाम के तमाम इनसॉल्युबल हैं, अलबत्ता उनके अंदर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम और उसके साथ एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है, कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आता है तो वो पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं। पार्शियली का मतलब है थोड़ा सा तो हल्का फुल्का वो डिसॉल्व कर देता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। ज़्यादा अच्छे हैं वो सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के साथ है। कुछ देखते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, और हाँ पहले मैं आपको कुछ बना कर भी दिखाऊंगा कैसे हाइड्रोक्साइड वाकई में एक सॉल्ट है भी या नहीं। अगर मैं इधर लूँ सोडियम, मैं आपको एक रिएक्शन बताने लगा हूँ जिसमें हम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। मैं लूँ सोडियम कार्बोनेट प्लस मैं एक तरफ से ले लूँ सोडियम कार्बोनेट, दूसरी तरफ मैं ले लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जस्ट एन एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस। आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस, मैंने आपको दिखाया था कि ये सॉल्युबल है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज एन सॉल्ट, और मैंने दिखाया था आपको कि ये सॉल्युबल है क्योंकि सोडियम है। सो यस दिस इज अ सॉल्ट। लेकिन ये कब कहा गया है कि सॉल्ट जो है वो एसिड नहीं हो सकता? तो सोडियम कार्बोनेट इज बोथ अ सॉल्ट एंड एन एसिड। सोडियम कार्बोनेट इज एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट तो सिर्फ ये है कि वो किसी ऐसी रिएक्शन से फॉर्म हो सके जिसके अंदर आपको एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, यस वो फॉर्म हो सकती है। लेकिन एसिड की डेफिनेशन और है जो आपने 9th में पढ़ी होगी, यहाँ पर वो एसिड की डेफिनेशन को अदा करती है। बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं यहाँ पर खुद हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, क्या वो सॉल्ट है या नहीं, तो मैं यहाँ पर इसी को ले आया हूँ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ले आया हूँ। तो यस दिस इज अ बेस बट दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट सिंपली वो है जो किसी एसिड और बेस से बन सके। ये वाली जो है ये भी किसी आपके पास एसिड और बेस से बन के आई हुई है, मैं उसकी रिएक्शन नहीं लिख रहा। बट अगर मैं इनको रिएक्ट करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये मैंने आपके पास सिर्फ एक जनरल आपके पास रिएक्शन दी है, और इसके साथ साथ आपके पास आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाता है, राइट। इसके साथ अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसका आपका क्रिस्टल बनते हैं जो नीचे चले जाते हैं। बट एनीवेज, सो इधर ये आपके पास एक सॉल्ट है, और याद रखें ये एक बेस भी है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत मशहूर बेस है, लेकिन ये एक बेसिक सॉल्ट है, यानी बेस भी है और सॉल्ट भी है। एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एनीवेज यस, सो मैंने आपको बस ये प्रूव करके दिखाया है कि हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो सॉल्ट्स। अब हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या रूल है कि वो आपके पास इनसॉल्युबल होंगे, अलबत्ता सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम के अलावा। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है? यस, दिस सॉल्युबल। इसके अंदर हाइड्रोक्साइड तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ सोडियम मौजूद है, इसके अंदर सोडियम मौजूद है, दैट इज सॉल्युबल। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है? पार्शली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास पार्शली सॉल्युबल होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड है वो है तो इनसॉल्युबल, लेकिन कैल्शियम मौजूद है तो पार्शली आपके पास सॉल्युबल होगा। क्या आपके पास कोई और, फॉर एग्जाम्पल अब पोटेशियम और अमोनियम आपको पता होना चाहिए, वो भी सॉल्युबल ही होंगे। कोई और हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कहीं भी सॉल्युबल ना हो। हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग देखें तो मे बी हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास AlOH3। क्या ये आपके पास सॉल्युबल है? नो, दिस इज नॉट सॉल्युबल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्साइड मौजूद है, जिसके अंदर भी हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा वो इनसॉल्युबल होगा, एक्सेप्ट दीज एक्सेप्शंस, and in those exceptions aluminum is not listed. Okay, then next lesson. So आपके पास final SLO है, describe the preparation, separation and purification of soluble salts by reactions of acids with alkali titration, excess metal, excess insoluble base, excess insoluble carbon। इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज विद एसिड प्लस बेस इट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत ही सिंपली, वैसे इतना सिंपल नहीं जितना ये लगता है, हम इसको भी करेंगे। उसके बाद एक जो दूसरा तरीका है वो आप लोग इसके साथ कार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे पहले हम लोग मेटल को यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल के साथ भी जब हम रिएक्ट करते हैं तो वैसे इस तरह से ये डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि मेटल के साथ भी रिएक्ट करें तो बेस, अगर हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होती है। हमारे पास प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्लस हमारे पास सॉल्ट प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, राइट। ये वाली रिएक्शन होती है जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बेस। तो इधर से भी हम लोग सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लस एक तीसरी रिएक्शन भी होती है, ये सब आपने पढ़ी होंगी पिछली क्लास में, एसिड प्लस कार्बोनेट। अब कार्बोनेट खुद भी एक सॉल्ट है, लेकिन जाहिर है आपको आप समझ है कि सॉल्ट भी एक बेस हो सकता है, बट एसिड प्लस कार्बोनेट यहाँ पर ये बेस नहीं है। वैसे ये यहाँ पर फॉर्म करता है एक सॉल्ट प्लस आपके पास वाटर फॉर्म करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म करेगा। ओके,
यस, सो ये इसकी खासियत है एसिड प्लस कार्बोनेट की, तो ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। सो इन तमाम रिएक्शन से आप लोग सॉल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है कि बस आप एसिड के अंदर बेस मारें, एसिड के अंदर मेटल मारें, एसिड के अंदर कार्बोनेट मारें तो आपके पास ये रिएक्शन होती जाएँगी, सॉल्ट्स आती जाएँगी? ये इतना आसान नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपने एक प्योर सॉल्ट हासिल करना है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, एमी मिक्सचर नहीं हासिल कर देना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे तरीके हैं इसीलिए। तो उन तरीकों में से उन्होंने यहाँ पर ये तमाम तरीके लिखे हैं। उनमें से सबसे पहला और सिंपल तरीका आप सोचें क्या है? आप कहेंगे कि भई सिंपली एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करो, तो आपके पास जो है वो ईज़िली आप सॉल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। चलें देखते हैं कि क्या ये इतना ही आसान है? तो इस रिएक्शन के अंदर ये मसला है कि हमारे पास ये तो एक हमने कंप्लीट रिएक्शन लिख लिया है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक रिएक्शन करने लगे हैं, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ। हम लोग करने लगे हैं एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड प्लस हम वाटर का फॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्यों नहीं करते? क्यों सॉल्ट इस तरह से हम डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते? ओके, हमने सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, लेकिन मसला ये है कि सोडियम सबसे पहले जो नंबर 1 मसला है वो ये है कि आप एग्ज़ैक्ट वॉल्यूम्स कैसे लेंगे? इधर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेशियो है 1 to 1, राइट? जो हमने स्टोइकियोमेट्री में देखा था, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में स्टोइकियोमेट्री आपको पढ़ा होगा तो आपको लिमिटिंग रिएक्शन का पता है। कि यहाँ पर हमारे पास रेशियो 1 to 1 होगी तब फुल कंप्लीट रिएक्शन होगी। मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास ज़्यादा था, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यानी कि एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड तो 1 मोल ही था, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 मोल्स था, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएक्शन नहीं होगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से रिएक्शन कर दी, इधर 2 मोल्स हैं, तो इधर हमारे पास एक HCl का अलग से मोल बचा हुआ होगा। उसका हम लोग क्या करेंगे? तो वो तो हमारे पास इस सॉल्ट के अंदर मिक्स हो जाएगा। हम उसको प्यूरीफाई कैसे करेंगे? प्लस उसके साथ वाटर भी है, इसको भी हमें प्यूरीफाई करना है। तो नंबर 1 हमें ऐसी रिएक्शन को करते हुए ध्यान रखना है कि हम लोग एक कंप्लीट रिएक्शन करें। हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो इसके वॉल्यूम्स हैं, अब ज़ाहिर है मोल्स तो हम गिनेंगे नहीं, हमें वॉल्यूम्स गिनने हैं। एग्जैक्ट वॉल्यूम इसकी रेशियो के मुताबिक हम चूज़ करें। एक तो स्टोइकियोमेट्री से वॉल्यूम निकाल लें, दूसरा एक ईज़ी तरीका है जो हम अभी करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन, जो मैंने स्टोइकियोमेट्री में एक्चुअली मैं उसकी एक्सरसाइज में आपको दिखाई भी थी, उसका तरीका। सो एनीवेज़ हमें एक एग्जैक्ट कंप्लीट रिएक्शन करना है, कुछ भी एक्सेस ना बचे। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल अबाउट दिस रिएक्शन। आपने क्या करना है कि आपने एक बीकर लेना है। ओके, सो हम ये वाली रिएक्शन करने लगे हैं। आपने एक बीकर लेना है और इसके अंदर ऑफ कोर्स ये जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं दिस इज़ एन अल्कली, राइट? ये अल्कली है क्योंकि क्या ये एक सॉल्युबल बेस है, सॉल्युबल सॉल्ट है। ऑफ कोर्स ये एक सॉल्ट भी है, मैंने आपको बताया है। या ये सॉल्युबल हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम मौजूद है, दिस इज़ सॉल्युबल बेस भी है। एनी सॉल्युबल बेस इज़ कॉल्ड अल्कली। जो बेस सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, सॉल्युबल जो पहला जो हमने सॉल्युबल पढ़े हैं वो पानी के अंदर थी। सॉल्युबल क्या स्पेलिंग है सॉल्युबल के? पता नहीं, कभी-कभी ज़हन से स्पेलिंग निकल जाते हैं। दिस इज़ सॉल्युबल, राइट? इस तरह से। तो अल्कली इज़ इक्वल टू अ सॉल्युबल बेस। तो वो बेस जो सॉल्युबल होती हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। ओके, बहुत सिंपली। तो क्लियरली सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक अल्कली है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में रिएक्शन करने वाले हैं। टाइट्रेशन तब यूज़ होता है जब हम अल्कली के साथ एसिड का रिएक्शन करें। एसिड आमतौर पर तमाम के तमाम ही सॉल्युबल होते हैं। तो इन दोनों की हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ करने वाले हैं। अल्कली हमने पानी में डिसॉल्व की हुई होगी और एसिड हमने पानी में डिसॉल्व किया होगा, तो हम दोनों की एक्वस सॉल्यूशंस को यूज़ करने वाले हैं। बट हमने करना ये है कि हमने एक बीकर लेना है इस तरीके से। ओके, ले लिया। इस बीकर के अंदर हमने अपने एसिड या बेस में से कोई एक सब्सटेंस लेना है। आमतौर पे हम बीकर में बेस लेते हैं, बट ये मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीकर में लेता हूँ बेस, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। मैंने इसका कोई भी वॉल्यूम ले लिया, 20 डेसीमीटर क्यूब, 30 डेसीमीटर क्यूब। मैं ऊपर एक ब्यूरेट लूँगा। ब्यूरेट सिंपली एक पाइप है, ये मैंने आपको फुल प्रोसीजर दिखाया था स्टोइकियोमेट्री एक्सरसाइज में। बट ब्यूरेट सिंपली ऊपर एक पाइप है, इसके ऊपर यहाँ पर एक टूटी लगी होती है और ऊपर से ये इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है कि सबसे ऊपर आपके पास होगा 0, राइट? नीचे से 0 नहीं होता, ऊपर से 0 होता है। यहाँ पर होगा आपके पास 100। इस तरीके से ये कैलिब्रेटेड होगा टॉप टू बॉटम। ऊपर जब आप शुरू करेंगे, आप अपने ब्यूरेट को फुल फिल कर देंगे 0 तक, एंड देन आप अपने ब्यूरेट से कतरे गिराते जाएँगे, एंड देन जब आप उसको स्टॉप करेंगे, आप देख लेंगे अपना कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 0 पे था शुरू में, बट फिर वो पहुँचा है 100 पे, तो आपके पास यूज़ कितना हुआ है? 100 मिलीलीटर्स में आमतौर पे होता है। 100 मिलीलीटर्स यूज़ है, तो इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है। वैसे तो आप आमतौर पे इमेजिन करते हैं कि मैंने इसके अंदर 100 मिलीलीटर्स फिल किया है तो ये 0 होगा, ये 10 होगा, लेकिन वो तो एक आम मेजरिंग सिलेंडर है। इसके अंदर आपके पास इस तरह से स्पेशली कैलिब्रेटेड है, 0 और 100 के लिए, स्पेशली टाइट्रेशन के लिए आपके पास मौजूद होता है। आपने इतना बेस ले ली, पता नहीं कितनी है, लेकिन जब आपने यूज़ कर ली तो मे बी वो इधर आ गई है। तो 50 आपके पास मिलीलीटर्स बेस यूज़ हुई एक्चुअली में।
इसके अंदर आपने डालना है एसिड, या आप बेस भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर एसिड डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर फेंकते जाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही तमाम का तमाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट कर जाए, यानी एक कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, उधर ही आप रुक जाएँ। अगर तो तमाम का तमाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट कर गया, आप फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएक्ट ही नहीं होगा, तो वो आप सॉल्ट के अंदर मिक्स होना शुरू कर देगा, तो वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपने एग्ज़ैक्ट एक कंप्लीट रिएक्शन करना है। इसका एक तरीका क्या है, ज़ाहिर आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? ये खत्म थोड़ी होगा, इसकी जगह तो सॉल्ट आ जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। इसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, मैंने आपको ये उसमें भी बताया था, दिस इज़ कॉल्ड फेनोल्फ़थलीन, राइट? फेनोफ इसका स्पेलिंग होते हैं फेनोल्फ़थलीन, राइट? इसका कुछ इस तरीके से आपके पास स्पेलिंग होते हैं। फेनोफ आई थिंक, फिर एक सा होता है और फिर एक लीन, राइट? फेनोल्फ़थलीन। ये आपके पास एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, ये एक मॉलिक्यूल होता है एक्चुअल में, लेकिन ये एक पीएच इंडिकेटर है। इसकी ख़ास बात ये है कि अगर तो आपकी एनवायरनमेंट एसिड है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में हैं आप, तो ये होगा कलरलेस, ओके? ये होगा कलरलेस। अगर जो है आप बेसिक एनवायरनमेंट, यानी आपकी एनवायरनमेंट बेस है, वो आपके पास एक बेस एक एनवायरनमेंट है, तो ये आपके पास होगा पिंक। अगर तो आप एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में हैं, जिसके अंदर ना एसिड है ना बेस है, तो दैट इज़ ऑल्सो कलरलेस, राइट? इसकी ख़ास बात है। इससे आप लोग क्या करेंगे कि आप इसके अंदर 1-2 कतरे बहुत कम ये फेनोल्फ़थलीन डाल देंगे। मुझे बताएँ इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा पिंक, ओके? ये जो आपका सब्सटेंस है, इसका कलर हो जाएगा पिंक। क्योंकि ये कलर ओवरऑल ये वाला जो सब्सटेंस है, दिस इज़ बेसिक, तो इसके अंदर फेनोल्फ़थलीन जाके सारे सब्सटेंस को पिंक कर देगा। आहिस्ता-आहिस्ता आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू करें। आप देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक कतरा जाएगा, वो जाके अंदर गिरेगा, तो एकदम वो पिंक कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि हल्का-सा एसिड आएगा, तो फेनोल्फ़थलीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास एसिडिक वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन फ़ौरन वो एसिड खत्म, वो कलर खत्म होके वापस पिंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिर्फ़ एक कतरा आया है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इतना ज़्यादा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड हल्का-सा तो रिएक्ट कर गया, लेकिन बाकी तमाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड मौजूद है। तो आपके पास ओवरऑल अभी भी बेसिक एनवायरनमेंट है, तो आपको पिंक ही रहेगा। हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, डालते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एकदम वो कलरलेस होगा, और फिर वो कलरलेस ही रहेगा, राइट? वो पहले तो पिंक कलरलेस था, पिंक होता है कि आप कहते हैं और डालो, और डालो। जैसे ही वो कलरलेस हुआ, और फिर कलरलेस ही रहा काफ़ी देर तक, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आपको मज़ीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जब आपके पास वो पिंक वापस हो जाता था, तो इसका मतलब था कुछ सोडियम हाइड्रॉक्साइड बचा हुआ है। जैसे ही आपके पास पिंक वापस नहीं हुआ, इसका मतलब तमाम का तमाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट हो गया। तो आपके पास आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास कोई भी एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बचेगा, और अब आपके पास जो फाइनल मिक्सचर आएगा, वो आपके पास होगा आपकी सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। अब आपने सिंपली अपनी सॉल्ट को प्रिपेयर कर लिया है, अब आपने इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको गरम करें। आप इसको गरम करेंगे, तो ये जो है वो आपकी जो वाटर है, ये ऐसे-ऐसे उड़ना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ-साथ आपकी जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट और वाटर की सॉल्यूशन बन चुकी होगी, वो आपके पास आपके पास इसको कहते हैं सैचुरेट होगी, एंड देन क्रिस्टलाइज़ेशन का प्रोसेस होगा। फिर आप देखेंगे कि आप उसको ठंडा करें, गरम करके ठंडा करें, तो आपके पास सॉल्ट के क्रिस्टल्स, यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं, वो जो नमक उसके क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो आपके पास फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। आप उनको अलग कर लेंगे थ्रू अ फ़िल्टर, और फिर आपके पास आपकी प्योर सॉल्ट मौजूद होगी। तो ये हमने पहला तरीका पढ़ा है, एसिड्स विद अल्कली, और ये टाइट्रेशन के थ्रू हम करेंगे, ताकि हम एग्जैक्ट कंप्लीट रिएक्शन तक पहुंचे। फिर है आपके पास एक्सेस मेटल। अच्छा, अब ये क्या है? सो ये वाली जो रिएक्शन है, ये सेकंड जो आपके पास रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है ना, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस, ये वाली हमने यूज़ करनी है। इसके अंदर हम एक बड़ी अच्छी ट्रिक लगाएंगे। पहले हमें इधर तो ये देखना पड़ा था कि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो, एग्जैक्ट हम वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पर हमें इस चीज़ की फिक्र करने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली ये करना है, आपने अपना एसिड लेना है, मे बी दैट इज़ HCl। फॉर एग्जाम्पल आपका रिएक्शन है HCl प्लस Zn टू फॉर्म, आपके पास क्या होगा, दिस विल बी ZnCl2 प्लस H2, राइट? ये आपका रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। दिस विल बी द सॉल्ट, एंड दिस विल बी योर हाइड्रोजन गैस। आपने क्या करना है, आप अपना एसिड लें, और उसके अंदर आप मेटल को फेंक दें, राइट? मेटल को फेंकते जाएँ। आपने एक पीस फेंका, सारा मेटल खत्म हो गया, यानी एसिड ने तमाम मेटल को खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, रिएक्ट कर दिया, और मेटल फेंके, और मेटल फेंके, और मेटल फेंके। कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास मेटल यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आपके पास एसिड खत्म हो जाएगा, तो मेटल आपके पास इकट्ठा होगा, लेकिन मेटल इस सॉल्ट में डिसॉल्व नहीं होगा। पहले ये मसला था कि जो आपके पास सॉल्ट थी ना,
अगर आपके पास कुछ एसिड बच जाता, पहले ही एसिड या बेस बच जाती, आपने एग्जैक्ट करना था, तो वो अगर सॉल्ट में रिएक्ट हो जाता, सॉल्ट के अंदर मिक्स हो जाता, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता। यहाँ पर चूंकि वो मेटल है, मेटल इज अ सॉलिड, वो पानी में वो सॉल्ट्स में डिजॉल्व ही नहीं होता, एसिड में तो डिजॉल्व कर जाता है, सॉल्ट में डिजॉल्व। तो जो एक्सेस मेटल है एसिड के बाद वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही इकट्ठा होना शुरू हुआ, थोड़ा सा और एक्सेस दे दें तमाम एसिड खत्म करने के लिए, और फिर आप उसको निकाल लें। उस सॉलिड को निकालना क्या मुश्किल है। तो इस तरीके से आपके पास बाकी जो चीज़ बचेगी, हाइड्रोजन गैस तो ऑलरेडी ऊपर भाग जाएगी, बाकी आपके पास प्योर आपके पास सॉल्ट बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेस मेटल यूज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा मेटल यूज़ कर सकते हैं। इसका उल्टा नहीं करना। अगर आपने इस तरह कर दिया कि आपने मेटल ले लिया और एक्सेस एसिड यूज़ किया, यानी इसके ऊपर एसिड फेंकते गए, आप कहेंगे इससे क्या मसला है, इससे सॉल्ट तो बनेगी, लेकिन इससे होगा ये कि जब आपके पास एसिड, जब आपके पास तमाम मेटल खत्म हो जाएगा और आपने एक्सेस एसिड डाल दिया, तो एसिड और सॉल्ट ज़रूर मिक्स कर जाएंगे, क्योंकि एसिड विल बी इन एक्वस फॉर्म। एसिड आमतौर पर एक्वस फॉर्म में ही होता है, तो फिर वो मसला करेगा। तो इस वजह से आपने एक्सेस मेटल को यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वो कहते हैं एक्सेस इनसॉल्यूबल बेस। तो भाई पहले तो हमने अल्कली यूज़ की थी, लेकिन क्या हो अगर हम लोग एक ऐसी बेस यूज़ कर दें जो सॉल्ट में डिज़ोल्व ही ना हो, राइट? हमारे पास जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है उसमें वो डिज़ोल्व ही ना हो। अगर हम एक इनसॉल्यूबल बेस को यूज़ कर दें, तब हम सेम ये मेटल वाला काम कर सकते हैं। एसिड ने तो हमेशा डिज़ोल्व होना है, लेकिन बेसेस तो ऐसी मौजूद हैं जो अल्कली नहीं है। पहले तो हमने अल्कली यूज़ की, ऐसी बेसेस भी तो मौजूद हैं जो अल्कली नहीं है। उनको हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर लेते? फिर हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक एसिड ले लें एंड देन इसके अंदर ना इनसॉल्यूबल बेस को मारें, लेकिन ये हम बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, हमें इसकी किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। जो बचेगी वो इनसॉल्यूबल होगी, वो अलहदा हो जाएगी, आप उसको बाद में निकाल लें, ओके? तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। बाकी अब एंड में जब आपके पास बचेगा, वो सॉल्ट का मिक्सचर बच जाएगा और वो पानी का आप उसी इवेपोरेट करके फिर उसको क्रिस्टलाइज़ करके आप लोग अपनी सॉल्ट तक पहुँच जाएँगे। ओके, आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ एक्सेस इनसॉल्युबल बेस की। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है कॉपर हाइड्रॉक्साइड। हाइड्रॉक्साइड है, लेकिन इसके अंदर वो जो 4 थे कैल्शियम, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम वो नहीं है, तो दिस इज़ कॉपर ऑक्साइड। इसको अगर आप लोग रिएक्ट कर दें, ये दिस इज़ एन इनसॉल्युबल बेस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके एसिड के साथ रिएक्ट कर दें, तो ये आपके पास एक सॉल्ट बना देगा CuCl2 प्लस आपके पास ये फॉर्म कर देगा वाटर, राइट? कुछ इस तरीके से ये आपके पास आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट एंड देन ये इनसॉल्युबल है, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, आप इसको आराम से अलग कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपके पास आपका फाइनल तरीके से बताते हैं एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। अगेन सेम प्रोसीजर हमें यूज़ करना है, लेकिन अब आपके पास ये वाली रिएक्शन है एसिड प्लस कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इनसॉल्युबल, यानी इसके अंदर आपको हमने रूल पढ़ा था कि कार्बोनेट्स तो तमाम के तमाम इनसॉल्युबल हैं, अलबत्ता उनके अंदर वो एक्सेप्शन थी सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम की। तो वो वाले ना हो, बाकी आप कोई भी कार्बोनेट यूज़ कर लें एंड देन उस इनसॉल्युबल कार्बोनेट का आप यूज़ करें। आप लोग एसिड लें, उसके अंदर फेंकते जाएँ, जो इनसॉल्युबल हो उसको अलग कर दें, सॉल्ट वाटर आपके पास बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगी, सॉल्ट वाटर को आप लोग इवेपोरेट करें, फिर वापस कूल डाउन होने दें, तो आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे सॉल्ट की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तमाम एस को देख लिया, कंसेप्चुअली देखा। इसके साथ ही हमारे एस कंप्लीट हो गए। हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।